नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 1 अगस्त 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। नेता प्रतिपक्ष जयराम संग अमित शाह से मिले हाटी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हाटी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से लोकसभा कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। प्रतिनिधिमंडल ने हाटी समुदाय को संविधान संशोधन से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कानून को लागू न किए जाने के बारे में भी गृह मंत्री को अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कानून बने 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला है। इस कानून को लागू करने में सुक्खू सरकार द्वारा हर कदम पर रोड़े अटकाए गए हैं। कांग्रेस नीत सुक्खू सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही हाटी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बने कानून में हर तरह से व्यवधान डाला गया है, जिस कारण हाटी समुदाय को संसद द्वारा पारित किए गए कानून का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्दी हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने वाले कानून को लागू करवाने का निवेदन भी किया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ पूर्व विधायक बलदेव तोमर, अमीचंद, कुंदन सिंह, रण सिंह और अतर सिंह नेगी शामिल रहे। 2 और केंद्रीय मंत्रियों से मिला हाटी समुदाय का दल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने से पहले हाटी समुदाय के दल ने पूर्व विधायक बलदेव तोमर की अगुवाई में केंद्रीय जनजाति विकास मंत्री जुएल ओराम से भी भेंट की और उनसे लीगल स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप भी साथ थे। यह दल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मिला। इस दौरान हाटी समुदाय को जनजातीय कानून लागू करने पर लगे हाई कोर्ट के स्टे के बारे में अवगत कराया और जल्द इस समस्या को हल करने का आग्रह किया। समाचार नंबर 2। हिमाचल न्यूज, सड़क से जुड़ेंगे कम आबादी वाले गांव। हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को चंबा प्रवास पर जाते हुए नूरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 100 से 200 आबादी वाले गांव जो अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चौथे चरण में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में PMGSY के चौथे चरण की घोषणा हुई है और उसमें PMGSY के चरण 1 में छूटी 900 किलोमीटर सड़कों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय महाजन, योगेश महाजन, गुरसिमर सिंह, विशाल वर्मा, MP धीमान, नरेंद्र चौधरी, अमित शर्मा, गौरव महाजन, विनय कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्वालिटी से नहीं होगा कोई समझौता। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वह स्वयं फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ प्रदेश सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को कार्य की गुणवत्ता तय मानकों पर न होने पर पहली चेतावनी देने के बाद ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में 70 करोड़ के पुल मंजूर हुए हैं, जिसमें 5 पुल नूरपुर सर्किल में बनेंगे। इस सर्किल के तहत 33 सड़कें बन रही है और डिवीजन नूरपुर में लगभग 28.5 करोड़ के विकास कार्य चले हैं। समाचार नंबर 3। हरियाणा हिमाचल पुलिस आमने सामने, यह है मामला। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले में हेलीकॉप्टर कंपनियों की जांच के मामले में हिमाचल और हरियाणा पुलिस में आमने सामने आ गई है।
राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले बागी विधायकों को हवाई सेवाएं देने वाली हेलीकॉप्टर कंपनी से पूछताछ के लिए शिमला पुलिस 2 दिन पहले गुरुग्राम पहुंची थी। शिमला पुलिस अदालत द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर विमान कंपनी के गुरुग्राम स्थित दफ्तर में पूछताछ को गई थी, लेकिन वहां पर गुरुग्राम पुलिस पहले से मौजूद थी। इससे पहले कि शिमला पुलिस कंपनी प्रबंधन से पूछताछ कर पाती और रिकॉर्ड कब्जे में लेती, गुरुग्राम पुलिस ने उल्टा शिमला पुलिस से सवाल कर दिए और हिमाचल की पुलिस टीम को लोकल पुलिस गुरुग्राम थाने ले गई। बताया जा रहा है कि शिमला पुलिस से गुरुग्राम पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की। आमतौर पर एक राज्य की पुलिस जब दूसरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई करती है तो लोकल पुलिस सहयोग करती है, मगर इस केस में हरियाणा और हिमाचल पुलिस आमने सामने आ गई हैं। इस विवाद की वजह से शिमला पुलिस हेलीकॉप्टर कंपनियों से रिकॉर्ड भी कब्जे में नहीं ले सकी। हिमाचल में कांग्रेस सरकार और हरियाणा में बीजेपी सरकार की वजह से इस मामले में लोकल पुलिस का सहयोग नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर कंपनियों को हिमाचल पुलिस की रेड की पहले ही जानकारी मिल गई थी, इसलिए कंपनी ने पहले ही लोकल पुलिस को मौके पर बुला लिया था। शिमला से डीएसपी के नेतृत्व में 4 लोगों की टीम गुरुग्राम गई थी। शिमला पुलिस ने ग्लोबल वेक्ट्रा, पवन हंस और विंडबोर्न एयर 1 हेलीकॉप्टर कंपनियों का रिकॉर्ड खंगालने के लिए सर्च वारंट की अनुमति ली है। सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने से जुड़ा है मामला। इस मामले में आशीष शर्मा के साथ गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा के खिलाफ शिमला के बालूगंज थाना में मामला दर्ज है। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रदेश सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा था। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 6 बागी विधायकों के 5-7 स्टार होटल में ठहरने, खाने पीने और हेलीकॉप्टर से उन्हें ले जाने का इंतजाम किया। खरीद फरोख्त मामले में पुलिस की जांच में ट्रैवल एजेंसी से पुलिस को अहम साक्ष्य मिले हैं। राज्यसभा चुनाव में स्पॉन्सर करने वाले कई लोग पुलिस की राडार पर हैं। समाचार नंबर 4, राजस्व विभाग का ऑनलाइन काम ठप। प्रदेश भर में राजस्व विभाग का ऑनलाइन काम बुधवार को 5वें दिन भी ठप रहा। हालांकि ऑफलाइन के माध्यम से सभी राजस्व कर्मचारी कार्यालय में कामकाज निपटाते रहे। इस बीच जिलों में राजस्व कर्मचारियों ने उपायुक्तों के साथ बैठक भी की है। उपायुक्तों के साथ हुई बैठक में राजस्व कर्मचारियों ने ऑफलाइन काम करते रहने की बात कही है। साथ ही उपायुक्तों से उनकी बात सीएम तक पहुंचाने का भी आह्वान किया है। दरअसल सभी राजस्व कर्मचारी नियमित रूप से अपने अपने कार्यालयों में आ रहे हैं और कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों के काम ऑफलाइन पूरे किए जा रहे हैं। पटवारी कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि यदि संगठन के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है तो सभी पदाधिकारी और सदस्य पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर देंगे। राज्य भर में स्टेट कैडर के खिलाफ पटवारी कानूनगो आंदोलन पर है। महासंघ को राज्य सरकार ने वार्तालाप की पेशकश की थी और इस क्रम में पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और उसके बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी महासंघ पदाधिकारियों के साथ 2 अलग अलग बैठकें कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब उपायुक्त के साथ हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से महासंघ की एक और बैठक की संभावना बढ़ गई है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने पटवारी कानूनगो महासंघ के साथ हुई बैठक के दौरान उनकी बात को आगामी 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने का आश्वासन दिया है। समाचार नंबर 5, नौकरी के लिए भटकाने पर वन विभाग को 2 लाख रुपए कॉस्ट। प्रदेश हाई कोर्ट ने करुणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर करने पर वन विभाग पर 2 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने याचिका से जुड़े तथ्यों व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात पाया कि वन विभाग के अधिकारियों का रवैया प्रार्थी के प्रति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण रहा है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के पिता की 20 जुलाई 2007 को मृत्यु हो गई थी, जो वन विभाग में वन कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद प्रार्थी ने कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते वन रक्षक पद के लिए पूरी तरह से पात्र होने के कारण प्रचलित नीति के अनुसार वन रक्षक के रूप में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। उसके आवेदन पर कार्रवाई की गई और उसे 3 सितंबर 2008 को वन विभाग की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार 9 सितंबर 2008 को आयोजित किया गया था। प्रार्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुआ और उसने शारीरिक माप, शारीरिक दक्षता परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार उत्तीर्ण किया।
इसके बाद उसका पूरा मामला वन संरक्षक बिलासपुर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया था। हालांकि फिर भी उसे प्रतिवादियों द्वारा नियुक्त नहीं किया गया। इसके बाद प्रार्थी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी। जानकारी पत्र 18 अक्टूबर 2014 के माध्यम से प्रदान की गई, जिसमें यह दर्शाया गया था कि प्रतिवादी विभाग ने 45 उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की थी, जिनमें से 10 वन रक्षकों को नियुक्त किया था। वर्ष 2009 में प्रतिवादियों ने करुणामूलक आधार पर वन रक्षक के पद पर 5 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। कोर्ट ने वन विभाग के इस कृत्य को भेदभावपूर्ण पाया और यह अहम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने 22 सितंबर 2015 के वन विभाग द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 2 महीने की अवधि के भीतर प्रार्थी को करुणामूलक आधार पर वन रक्षक के पद पर नियुक्त करें। आसन वेटलैंड के 10 किलोमीटर एरिया में अवैध खनन पर शिकंजा। हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के बीच स्थित आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से दोषियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है। आसन वेटलैंड यमुना और आसन नदी का 444 हेक्टेयर क्षेत्र है, जो उत्तराखंड के देहरादून जिला में यमुना नदी के साथ संगम तक फैला हुआ है। आसन संरक्षण रिजर्व कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थल को रामसर साइट घोषित किया है। मध्य एशियाई फ्लाईवेज (CAF) के भीतर रणनीतिक रूप से स्थित रिजर्व में पक्षियों की 330 प्रजातियां हैं। मौजूद अन्य गैर एवियन प्रजातियों में 49 मछली प्रजातियां शामिल हैं। याचिका में गुहार लगाई गई है कि वेटलैंड के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाई जाए और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जारी लाइसेंस को रद्द किया जाए। आसन वेटलैंड रिजर्व मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में हाई कोर्ट ने प्रदेश के अन्य हिस्सों की वेटलैंड की देखरेख पर संज्ञान लिया है। समाचार नंबर 6। हिमाचल की कम आबादी ने रोके अमृत प्रोजेक्ट के कदम। हिमाचल में 258 करोड़ के अमृत मिशन प्रोजेक्ट से 3 जिला छिटक गए हैं। इनमें घनी आबादी वाला बिलासपुर जिला भी शामिल है। बिलासपुर में इस प्रोजेक्ट को लेकर घुमारवीं में योजना बनाई गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट का खर्च 50 करोड़ से ज्यादा बनने की वजह से इसे टाल दिया गया। अमृत प्रोजेक्ट में शहरी इलाकों को 24 घंटे पानी की सप्लाई देने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। इस परियोजना के तहत आबादी के हिसाब से शहरी निकायों का चयन किया गया है। हिमाचल में शहरी आबादी करीब 2.5 लाख आकी गई है और यही वजह है जो केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 258 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही एक प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 50 करोड़ तय की गई है। इससे अधिक का बजट बनता है तो अमृत प्रोजेक्ट में उसे मंजूरी नहीं मिलेगी। इस समय प्रदेश में कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन और सिरमौर के 17 शहरों में अमृत मिशन के तहत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर को कम आबादी और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से इस मिशन में शामिल नहीं किया गया है, जबकि बिलासपुर में प्रोजेक्ट परियोजना के तहत तय नियमों पर खरा नहीं उतर पाने की वजह से शुरू नहीं हो पाया। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से चंडीगढ़ में मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट से आबादी की शर्त को हटाने का आह्वान किया है। प्रदेश में फिलहाल 43 शहर अभी ऐसे बचे हैं। हिमाचल को कम आबादी से नुकसान। अमृत परियोजना के नोडल अधिकारी राकेश पराशर ने बताया कि केंद्र सरकार से आबादी की जगह जरूरत के हिसाब से मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा गया है। हिमाचल में आबादी कम है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के तहत ज्यादा बजट मंजूर नहीं हो पा रहा है। राज्य की शहरी आबादी देश के एक शहर से कम है। हिमाचल को जितना बजट पूरे राज्य के लिए मिला है, उतना देश के एक शहर को मिल गया है। ऐसे में जनसंख्या के आधार को बदलने की जरूरत है ताकि हिमाचल में बजट बढ़ सके। प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ा रहा जल शक्ति विभाग। जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता जोगिंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अमृत प्रोजेक्ट में हिमाचल के शहरों को 24 घंटे स्वच्छ पानी की सप्लाई होगी। इसके लिए केंद्र सरकार बजट खर्च कर रही है और राज्य से योजनाएं प्रस्तावित की जा रही हैं। हिमाचल में प्रोजेक्ट को लेकर 258 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल शक्ति विभाग इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने पर काम कर रहा है। समाचार नंबर 7। ऊना में आयुष्मान योजना का रिकॉर्ड कब्जे में लिया।
ऊना के एक निजी अस्पताल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दबिश दी। प्रवर्तन निदेशालय की 3 अलग अलग टीमों ने बुधवार को ऊना मुख्यालय पर स्थित अस्पताल परिसर, बसदेहड़ा नगर परिषद क्षेत्र में अस्पताल के संचालक के आवासीय परिसर तथा नंगल में अस्पताल की एक पूर्व कर्मचारी के आवास पर एक साथ दबिश दी। इनोवा गाड़ियों में सवार प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने अस्पताल में आयुष्मान योजना से संबंधित रिकॉर्ड खंगाले व कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। दोपहर तक ईडी की टीमों की कार्रवाई जारी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को लेकर कथित अनियमितताएं बरती जाने संबंधी एक शिकायत विजिलेंस विभाग ऊना में दी गई थी, जिसमें जाली आयुष्मान कार्ड बनाकर मेडिकल बिल क्लेम करके सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने के आरोप लगे थे। इस पर विजिलेंस विभाग ने 23 जनवरी 2023 को भादस की धारा 420, 467, 468, 471 व 201 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच विजिलेंस विभाग कर रहा था। वहीं बाद में ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू की। उसी कड़ी में अस्पताल परिसर व इसके संचालक व पूर्व कर्मचारी के परिसरों में ईडी ने छापामारी की है। 4 राज्यों के 19 स्थानों पर दबिश। गौरतलब है कि ईडी ने बुधवार को दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल राज्यों में 19 अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए। इसमें हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी व कुल्लू में जाली आयुष्मान भारत आईडी कार्ड बनाने, पीएमजेवाई योजना की अवहेलना करने व जाली कार्ड व मेडिकल बिल जनरेट करने के मामले की जांच की गई है। कांगड़ा के 3 निजी अस्पतालों में छापे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम की दबिश से अफरा तफरी का माहौल। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार सुबह कांगड़ा स्थित 3 बड़े निजी अस्पतालों में व्यापक छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जानकारी के अनुसार आयुष्मान कार्ड से संबंधित जांच के लिए अस्पतालों में छापेमारी की गई है। बताते चले कि बुधवार सुबह ईडी अधिकारियों ने सीआरपीएफ जवानों के साथ पीबी नंबर की गाड़ियों में कांगड़ा शहर पहुंचे और शहर के अलग अलग स्थानों में स्थित 3 बड़े अस्पतालों के साथ उनके मालिकों के घर पर भी दबिश दी। इनमें 2 अस्पतालों के मालिक कांग्रेस नेता सरकार में बड़े ओहदों पर विराजमान है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांगड़ा शहर के 3 निजी अस्पताल परिसरों और इसके बाहरी इलाके में एक साथ छापेमारी की गई। जब छापामारी की गई तो एक कांग्रेस नेता हिमाचल से बाहर थे, हालांकि दोपहर तक वह कांगड़ा पहुंच गए। सुरक्षा बलों ने किसी को भी परिसर के अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। लगभग 14 गाड़ियों में दर्जनों सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंचे ईडी अधिकारियों ने इस कार्रवाई के दौरान किसी से भी किसी तरह बात या बयान नहीं दिया। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक ईडी की कार्रवाई जारी है। मंडी के निजी अस्पताल में ईडी की छापेमारी। मालिकों के आवासों पर भी दी दबिश, जरूरी कागजात किए जब्त। ईडी दिल्ली की टीम ने बुधवार को मंडी जिला के एक निजी अस्पताल व एक अन्य अस्पताल के मालिकों के आवास पर दबिश दी। अस्पताल व 2 आवासों पर दबिश के चलते मंडी जिला में हड़कंप मच गया। ईडी टीम के अधिकारी पंजाब की गाड़ियों में बुधवार सुबह 8 बजे ही सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा के साथ मंडी पहुंचे तथा अलग अलग टीमें बनाकर अस्पताल व आवासों में छापामारी की है। इसके उपरांत टीम ने तीनों जगहों से जरूरी दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। ईडी की टीम ने केंद्र संचालित स्वास्थ्य योजनाएं, आयुष्मान व अन्य में भारी गोलमाल की शिकायतों के आधार अस्पताल व आवासों पर छापामारी की है। ईडी ने मंडी में अस्पताल मार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल व पुलघराट स्थित उसके मालिक के अलावा कुल्लू जिला के एक अस्पताल गुटकर स्थित मालिकों के आवास पर दबिश दी। इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत लाखों करोड़ों का गोलमाल करने की शिकायतें हैं। ईडी की टीम इन अस्पतालों व मालिकों के आवासों पर कंप्यूटर में जमा डाटा व अन्य कागजातों को खंगाला। इस दौरान किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ईडी के अधिकारियों ने अपने बारे में कोई भी जानकारी न देकर सारी रिकॉर्ड को गुप्त रखा है। कुल्लू के 2 निजी स्वास्थ्य संस्थान भी प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर। अस्पतालों में टीम के पहुंचते ही हड़कंप अधिकारियों ने कब्जे में लिया रिकॉर्ड। कुल्लू जिला के 2 बड़े अस्पतालों में बुधवार को ईडी की रेड से हड़कंप मच गया। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दोनों अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। दोनों ही अस्पताल एक ही फर्म के हैं और मंडी जिला के गुटकर में भी एक अस्पताल है। फिलहाल ईडी की टीम कुल्लू में डटी हुई है। रेड में शामिल अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की और आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए इलाज से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी।
ऐसे में ईडी की टीम अस्पताल में दस्तावेजों की जांच कर रही है और कुछ दस्तावेज उन्होंने अपने कब्जे में भी लिए हैं। यहां जांच की प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। निजी अस्पताल ढालपुर में पड़ी रेड में ईडी के 5 अधिकारी शामिल रहे और भुंतर वाले निजी अस्पताल में 4 अधिकारियों की टीम शामिल रही। समाचार नंबर 8। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बंद करने से निराश। प्रदेश में स्कूल बंद करने के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। गत दिनों प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 433 स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। अब प्रदेश की जनता स्कूल बंद करने का विरोध कर रही है। प्रदेश सरकार ने 100 स्कूल बंद करने का फैसला लिया है, जिसमें 100 स्कूल 0 एनरोलमेंट वाले हैं। इन स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं है। इसके अलावा 287 प्राइमरी स्कूल और 46 मिडिल स्कूल हैं, जहां 5-5 विद्यार्थी हैं। प्रदेश सरकार ने 2 किलोमीटर की दूरी वाले प्राइमरी और 3 किलोमीटर दूरी वाले मिडिल स्कूल बंद करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के स्कूल बंद करने के इस फैसले के बाद प्रदेश स्कूलों में गठित की गई एसएमसी के पदाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। शिमला के कुथरू प्राइमरी स्कूल के एसएमसी के चेयरमैन ने कहा कि स्कूल बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। गांवों में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें नहीं है और मात्र पैदल रास्ता है। एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक नदी नाले और जंगल भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में स्कूलों को मर्ज करना ठीक नहीं है। इसके अलावा एसोसिएशन रामपुर के पदाधिकारियों ने भी स्कूल मर्ज करने का विरोध किया है। वहीं कोट स्कूल की एसएमसी प्रधान और सराहन शिक्षा खंड के छलाड़ी स्कूल की एसएमएसी अध्यक्ष शारदा और कुपरू स्कूल को मर्ज करने के फैसले पर ग्रामीणों केहर सिंह, दलीप कुमार, किरणा कुमारी, सुंदर, नरेंद्र, ईश्वर लाल, प्रेम सिंह, सिमरनजीत, प्रकाश चंद, रमीला देवी, दीपिका, सीतामणि ने विरोध जताया है। शिमला जिला के अधिकतर स्कूलों को मर्ज करने का विरोध होने लगा है। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार भौगोलिक दृष्टिकोण से इन स्कूलों का मर्ज न करे। समाचार नंबर 9। पूर्व मुख्य सचिव रामसुभग सिंह को 1 साल का कार्यकाल और हिमाचल सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह को 1 साल का कार्यकाल और दिया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रामसुभग सिंह ऊर्जा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार हैं। इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2024 को पूरा हो रहा था। अब इन्हें अगले 1 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की शर्तें अलग से जारी होंगी। रामसुभग सिंह वर्तमान में हिमाचल सरकार के दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ उलझे हुए कई मसले देख रहे हैं। बुधवार को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त अंडर सेक्रेटरी डा किरण शर्मा को 6 महीने के लिए रीएंगेज किया है। उनकी रिटायरमेंट भी बुधवार को ही थी। इसके अलावा राज्य सचिवालय में 2 अनुभाग अधिकारियों को अंडर सेक्रेटरी के तौर पर प्रमोट किया गया है। इनमें हेमराज शर्मा और नरेंद्र कुमार के नाम शामिल हैं। समाचार नंबर 10। आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े में 5 जिलों में ईडी की रेड। आयुष्मान भारत कार्ड योजना में फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कुल 19 जगहों पर छापेमारी की। हिमाचल के कांगड़ा, ऊना, मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में करीब दर्जन भर निजी अस्पतालों और उनसे जुड़े संस्थानों में यह रेड हुई। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली और कोषाध्यक्ष डा राजेश शर्मा के अस्पतालों पर भी कार्रवाई से राजनीतिक हड़कंप मच गया है। ईडी को इस मामले में पहले फर्जी आयुष्मान कार्ड के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड करने के प्रमाण मिले थे। अब व्यापक स्तर पर छापेमारी कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हिमाचल के 5 जिलों में 40 वाहनों में आए ईडी के करीब 150 अधिकारियों की टीमें अलग अलग जगहों पर करोड़ों के फ्रॉड मामले से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। ईडी की टीम आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं को लेकर नगरोटा बगवां से कांग्रेस विधायक आरएस बाली के घर और उनके निजी फोर्टिस अस्पताल की जांच कर रही है। इसके अलावा ईडी देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष डा राजेश शर्मा के घर और उनके बालाजी अस्पताल में दस्तावेज खंगाल रही है। आरएस बाली और राजेश शर्मा के घर व अस्पताल के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे और अंदर ईडी की टीम दस्तावेज खंगालने में लगी रही। कांगड़ा में ही ईडी की टीम ने द नर्सिंग होम नगरोटा बगवा में भी रेड की। यहां पर भी बुधवार सुबह से ईडी की रेड जारी रही। वहीं सिटी हॉस्पिटल कांगड़ा के एमडी डा प्रदीप मक्कड़ के घर पर भी ईडी की रेड हुई। ऊना जिला में भी ईडी की टीम ने एक प्राइवेट अस्पताल पर रेड की है।
टीम के अधिकारी 2 गाड़ियों में पहुंचे और अस्पताल के भीतर जांच की। इसके अतिरिक्त ईडी की टीम महतपुर के बसदेहड़ा में भी पहुंची। यह ठिकाना भी इसी अस्पताल से जुड़ा है। इसी तरह कुल्लू जिला के ढालपुर श्रीहरिहर अस्पताल सहित 2 संस्थानों में भी ईडी की टीम पहुंची। इन्हीं संस्थाओं से जुड़ी रेड शिमला और मंडी के 2 अस्पतालों में भी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक यह फ्रॉड करीब 25 करोड़ से अधिक का है। अब तक की जांच में आयुष्मान योजना के उल्लंघन के लिए प्रदेश में 8,937 गोल्डन कार्ड रद्द किए गए हैं। जांच में 373 फर्जी आयुष्मान कार्डों की पहचान की गई है और कुछ आयुष्मान भारत लाभार्थियों को दिए गए उपचार के नाम पर सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए 40,68,150 रुपए का दावा किया गया था। ईडी ने दावा किया कि उन्होंने इनमें से किसी भी अस्पताल में ऐसा कोई इलाज नहीं कराया। आरोपी अस्पतालों ने उपचार, सर्जरी, भर्ती के लिए दावे किए जो वास्तव में मरीजों को कभी नहीं दिए गए। विजिलेंस केस से यहां तक पहुंची ईडी। बुधवार को हिमाचल में हुई ईडी की कार्रवाई हिमाचल पुलिस की विजिलेंस के एक केस से निकली है। विजिलेंस ब्यूरो ने इसी मामले में जनवरी 2023 में फ्रॉड की एक एफआईआर दर्ज की थी, जो ऊना के एक निजी अस्पताल को लेकर थी। इसी एफआईआर में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने 16 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अब उसी कड़ी में ये छापे पड़े हैं। समाचार नंबर 11। प्रदेश के 5 जिलों में ईडी के छापे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने बुधवार को दिल्ली, चंडीगढ़ व पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी, कुल्लू जिला में 19 स्थानों पर दबिश दी। यह छापामारी फर्जी आयुष्मान भारत कार्ड बनाने और कई निजी अस्पतालों के खिलाफ योजना के उल्लंघन से संबंधित मामले में की गई है। ऐसे फर्जी कार्डों पर कई मेडिकल बिल बनाए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने और जनता को नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के ठिकानों पर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दबिश दी है। बुधवार सुबह प्रदेश के 5 जिलों में ईडी की टीम पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सीआरएफ के जवानों ने निजी अस्पतालों के बाहर पहरा कर न किसी को अंदर जाने दिया, न ही किसी को बाहर आने दिया गया। अस्पताल में मरीजों का इलाज हर रोज की तरह चलता रहा। ईडी की टीम ने अस्पताल के मालिकों के घर पर भी जांच की है। कांग्रेस नेता ने पोस्ट डाल दिखाया सेल्फ कॉन्फिडेंस। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में ईडी के छापों से हड़कंप का आलम है। कांगड़ा के एक कांग्रेस नेता के संस्थान में भी ईडी अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो नेता ने भावुक पोस्ट करके सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस नेता बेटे की छुट्टियों के चलते घर से बाहर थे। उन्हें पता चला तो वह वापस आ गए। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। जब आप राजनीतिक जीवन में होते हैं तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं। इस पोस्ट को कई लोगों ने बाली को अपना समर्थन दिया। समाचार नंबर 12। कृषि विश्वविद्यालय में अगले साल 85 रिटायर। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों व गैर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से लगातार कम होते जा रहे कुनबे में अगले साल 85 नाम और जुड़ जाएंगे। प्रदेश कृषि विवि से 2025 में 12 शिक्षक व 73 गैर शिक्षक कर्मचारी रिटायर होंगे। इस समय कृषि विवि में 223 शिक्षक व 735 गैर शिक्षक कर्मचारी सेवारत हैं, जिनमें से 4 31 जुलाई को रिटायर होने जा रहे हैं। प्रदेश कृषि विवि में मौजूदा समय में 2000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि शिक्षकों का आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है। कृषि विवि में बीते वर्षों के दौरान औसतन 10 शिक्षक रिटायर होते रहे हैं, जबकि 2024 के आने वाले 6 माह में 5 और 2025 में 12 शिक्षक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2011 में 17, 2012 में 12, 2013 में 10 और 2014 में 9, 2015 में 10, 2016 में 13, 2017 में 13, 2018 में 9, 2019 में 13, 2020 में 8 शिक्षक और 2021 में 8 वैज्ञानिक रिटायर हुए थे। गैर शिक्षक वर्ग में 2011 में 50, 2012 में 54, 2013 में 74, 2014 में 88, 2015 में 74, 2016 में 77, 2017 में 65, 2018 में 72, 2019 में 73, 2020 में 64 और 2021 में 60 गैर शिक्षक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे। कृषि विवि के तहत चलाए जा रहे कृषि महाविद्यालय में 13, पशु विज्ञान महाविद्यालय में 18, कम्युनिटी साइंस कॉलेज में 5 और होम साइंस कॉलेज में 4 विभाग हैं।
इन कॉलेजों में स्नातक स्तर के साथ स्नातकोत्तर स्तर के 26 और पीएचडी के 15 कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक 9,589 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। ICAR के नियमानुसार यहाँ पर छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या 350 होनी चाहिए। कृषि विवि के शिक्षक वर्ग पर इस समय काम का कितना बोझ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इस समय 225 से भी कम शिक्षक ही तैनात हैं। डॉ. नवीन कुमार होंगे कार्यवाहक कुलपति। प्रदेश कृषि विवि में बतौर कार्यवाहक कुलपति सेवाएं दे रहे डॉ. DK वत्स 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अभी कृषि विवि में नियमित कुलपति की तैनाती की संभावना नहीं दिख रही है। अब कृषि विवि के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नवीन कुमार को कार्यवाहक कुलपति का पदभार सौंपा गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।